जो लोग मार्केटिंग से कतराते हैं इसका मतलब वो कामचोर है। अगर आपको सेल्स करना आ गया तो आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते। अगर आपको बेचना आ गया तो आप दुनिया में हर वो लड़ाई जीत सकते हो जिसकी आज आपको आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उस मार्केटिंग के कारण ही पूरे हो सकते हैं। आदमी को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन को चूज करना चाहिए। तो व्यापारी डूबता चला गया। बैंक ने, सरकार ने कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं दी कि अगर आपका काम नहीं चला, ये नहीं देखा उसने सरकार ने, लेकिन सरकार ने उस व्यापारी को डबल कर्जदार बना दिया। ये एक सोची समझी मुझे लगता है सरकार की पॉलिसी थी जिससे बहुत सारे व्यापारियों को जो है धराशायी हो गए। तो सिविल का खेल जो सरकार खेल रही है, मुझे लग रहा है कि ये व्यापारी जो सुसाइड कर रहा है, व्यापारी जो शहर छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारियां सरकार के बुने हुए जाल तंत्र में व्यापारी फंस गया और आज की डेट में व्यापारी के पास कोई सरकार की तरफ से हेल्प नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी गूंज पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और हम इस बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में विशाल शर्मा जी, जो हमारे आपकी गूंज चैनल के फाउंडर भी हैं और आप लगातार किसी न किसी नए मुद्दे को हमारे बीच में लेकर आते हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज विशाल जी के हमारे साथ होने की एक वजह और भी है। इससे पहले आपने इनके कई पहलू देखे हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि आप एक सामाजिक व्यक्ति तो हैं ही, समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार बात रखते हैं। दूसरी ओर राजनीति में भी आपकी अच्छी खासी एक सक्रियता है। आप स्वराज सेवा दल, जो एक नया दल उत्तराखंड में दस्तक दे रहा है, उसके कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ व्यापार से जुड़े हुए आप कई वर्षों से हैं और व्यापारिक गतिविधियों में लगातार आपका एक खास सक्रियता रहती है, क्योंकि आप खुद एक व्यापारी हैं और व्यापारी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे भी लगातार आप उठाते हैं। तो आज जो हमारे स्टूडियो में इनके होने की वजह है, हम जो व्यापार के तौर पर खास इनसे बातचीत करेंगे और जो मेन जो उसकी बातचीत का हमारा आज का मुद्दा है वो है मार्केटिंग को लेकर। तो सर, आप एक व्यापारी हैं, कई सालों का आपको अनुभव है। मेरे ख्याल से आपकी शुरुआत ही एक व्यापारी के तौर पे हुई थी, तो और आप इन्फ्लुएंसर भी रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया। सर, आज के युवा जो हैं व्यापार करना तो चाहते हैं, लेकिन एक मार्केटिंग एक शब्द आता है, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि मार्केटिंग से एमबीए करा है या मार्केटिंग करनी है किसी चीज़ की, इससे क्यों घबराते हैं? ये मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद आपका उवेश भाई। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपने ये बात पर ये पूछी मेरे से मार्केटिंग को लेकर के और व्यापार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ सेल्स और मार्केटिंग में बहुत फर्क है जी। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर लोग बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में कोर्स करके आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का जी। कोई एमबीए से करता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब वो डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब वो मार्केट में उतरता है तो उसके बाद वो अपने निर्णय उसमें से कई लोग बदल लेते हैं। ये बोलते हैं कि यार हमें जो है मार्केटिंग नहीं करना। क्योंकि आज की डेट में एक बात करूं, मार्केटिंग हर आदमी करता है और उसका मुख्य कारण यह है कि मार्केटिंग से पीछे हटना। क्योंकि जब वो ग्राउंड पे काम करने जाता है, चाहे वो कॉन्सेप्ट बेस हो या प्रोडक्ट बेस हो या किसी भी सेक्टर में आप मार्केटिंग करेंगे, तो उसको जो सामना करना पड़ता है, जो जीवन की एक्चुअल समस्याएं होती हैं, उनसे वास्ता पड़ता है, उसका नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपना निर्णय बदलता है। पहले तो ये समझना होगा कि आप जब मार्केटिंग फील्ड चूज करते हैं, आप उस समय जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और जो उनका फैकल्टी होता है, उसको भी समझना चाहिए कि आप बच्चे को जो सिखा रहे हो वो धरातल की चीज भी आप उसको सिखाओ। सिर्फ कागजी पढ़ाई जी से उसका जीवन नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। आप फॉर्मेलिटी के लिए, आपने देखा होगा जब कोर्स कंप्लीट होने लगा था उसके बाद 2-3 महीने 6 महीने के लिए वो मार्केट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख देते हैं, लेकिन जो रियलिटी मार्केट करने में आती है वो स्कूल टाइम में जब वो कोर्स कर रहे होते हैं, डिप्लोमा कर रहे होते हैं, उस समय उनको पढ़ाना चाहिए किन किन दिक्कतों का सामना होता है। अगर वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। वो सिर्फ कागजी पढ़ा देते हैं 3 साल 4 साल के लिए, जब वो धरातल में जाता है तो कुछ अलग चीज मिलती है उसको, तो वो होपलेस हो जाता है। तो मैं आपको दूसरी बात, एक और बात बताना चाहूँ कि खास करके
दो चीजों का ध्यान रखना है। एक होता है प्रोडक्ट को बेचना, उसको लोग मार्केटिंग बोलते हैं। चाहे मार्केटिंग का नाम आता है तो आदमी ये सोचने लग जाता है कि यार सामान बेचने को या टारगेट बेस्ड जॉब हो गई, ये उसकी एक दिमाग में गलतफहमी हो जाती है। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग। कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग में इंश्योरेंस सेक्टर आ जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हो गई, या आप किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हो जो दिखता नहीं है, हम उसको सिर्फ कैटलॉग संबंधित या उसकी फाइल को लेकर के हम हजारों करोड़ों रुपए की डील कर लेते हैं उसमें, या लाखों रुपए की डील कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है। जो फ्यूचर प्लान को हम बेचते हैं, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड बोलते हैं। और मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट में अगर बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड ज्यादा इजी है मार्केट में, लेकिन लोग उसको ज्यादा टफ मानते हैं। मतलब आप एक कोई प्रोडक्ट लेकर सामने वाले के पास जाएं कि भैया हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट देखिए, एक साबुन तेल शैम्पू भी हो सकता है। प्रोडक्ट एक हवाई जहाज भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, वो भी तो प्रोडक्ट है। जी बिल्कुल। भाई वो सामने जो चीज दिखती है वो हमारा प्रोडक्ट है, वो कुछ भी है जी। अगर मुझे ये माना माइक खरीदना है, माइक बेचना है अगर मुझे, तो ये इसके बारे में फीचर बताऊंगा और सामने चीज पड़ी होगी तो आदमी, आज की डेट में क्या है, इंडिया में कितना भी हम हाईटेक हो जाएं, लेकिन आदमी जो सामने चीज होती है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरा अपना मानना है कि प्रोडक्ट बेस इजी है, लेकिन प्रोडक्ट बेस से लोग इसलिए कतराते हैं, यूथ जो खास करके की बात करूं, उसको लगता है कि यार ये टारगेट बेस का जॉब है। और कॉन्सेप्ट बेस तो ज्यादा टफ है, जो चीज दिख नहीं रही है। माना कोई इंश्योरेंस मैं करने आया या कराने आया, आप मुझे बात बताइए, मैं 20 साल बाद मैं 5 लाख रुपए मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 1 करोड़ मिलेंगे, वो ड्रीम तो दिखा रहे हैं। क्योंकि जब तक या तो 90% क्या है कि वो जो एजेंट होता है वो जॉब छोड़ चुका होता है, या वो जिसने कराया होता है वो मर गया होता है। और उसके बाद किसी के, क्योंकि माउथ जो हम कमिटमेंट करते हैं वही ज्यादातर आदमी सुनता है और उसकी ट्रस्ट पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी करता है। तो मुझे लगता है वो ज्यादा जो है टफ है प्रोडक्ट की अपेक्षा। कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो सर युवाओं में अक्सर जैसे आपने कहा कि टारगेट बेस होता है, वैसे भी जैसे कंपनी में हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो टारगेट तो दिया जाता है हर कंपनी की, भाई आपका एक टारगेट है, आपने 50 प्रोडक्ट बेचने हैं, या जैसे आपने कॉन्सेप्ट बेच कहा था भाई आपने 20 पॉलिसी एक उसमें बेचनी है, 1 महीने के अंदर बेचनी है। तो जैसे आपने मार्केटिंग के बारे में बताया, तो दुकानों में भी जैसे बहुत सेल्समैन होते हैं, बड़ी बड़ी मॉल्स में भी देखते हैं हम सेल्समैन होते हैं, तो वो सेल्समैन और मार्केटिंग के बंदे में, इन दोनों में क्या फ़र्क मानते हैं आप कि वो मतलब दोनों है तो सेम ही चीज़, वो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट होता है अलग अलग? देखिए अभी बात करूं, पहले और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पहले की मार्केटिंग में, पहले आपने देखा होगा लोग ज्यादातर ट्रस्ट पे काम कर लेते थे, जो आपने कह दिया वो बात मान लेते थे। अब स्मार्ट मार्केटिंग का जमाना आ गया, क्योंकि चेंज हुआ है समय, और अब पढ़ा लिखा जो युग है आज की डेट में, जो यूथ है वो ट्रस्ट पे काम नहीं करता है। उसको जो है ये लगेगा, आपने देखा होगा कोई भी चीज परचेज करता है वो उसकी, अगर मान लो कोई आपने होटल ही बुक करा, वो उसकी पहले पूरा चेक करता है कितने उसको स्टार मिले हैं, उसके रिव्यूज क्या हैं, वो उस पर जाने लग जाता है। और जो पहले की सेल्स की बात करें जिससे आप बात कर रहे हैं, अभी भी जो सेल्स होती है, एक सपोज करिए सब्जी वाला है, वो दिन भर सब्जी बेचता है, हार्ड वर्क करता है बहुत ही, और वो शाम को 500-1000 जो भी कमाता होगा, वो धूप में भी खड़ा होता है, पसीने भी बहाता है, बरसात भी होती है उसमें भी उसको, आपने देखा होगा अपना ठेला लगाना पड़ता है। और जो शोरूम सेल्स होती है, चाहे वो ज्वेलरी शोरूम हो या आपका कपड़े के शोरूम हो या क्रॉकरी का हो, किसी भी सेक्टर का आप ले लीजिए, वो स्मार्ट मार्केटिंग हुई। वहां हम, हमारी तरह जो लोग जाते हैं वो वही उसके अंदर विजिट करता है जिसकी जरूरत होती है, और जो ठेले वाला है वो कस्टमर ढूंढता है। जो फल का व्यापारी सेल्समैन होता है वो कस्टमर ढूंढता है, और वहां पर शोरूम सेल्स में कस्टमर चल के जाता है। आधी मार्केटिंग तो वैसी ही हो गई, अगर मैं भाई किसी शोरूम तक गया हूं इसका मतलब मेरी नीड है। अब वो उस सेल्समैन जो वहां पर है या मार्केटिंग वाला कह लीजिए, वो उसकी कलाकारी है कि वो उसको 2 के जगह 4 सामान बेच करके शोरूम से बाहर भेजे, या वो अगर वो उसका 10,000 रुपए का बजट है या 20,000 तक पहुंचाए या और चीजें दिखाए। तो ये फर्क हो जाता है स्मार्ट मार्केटिंग का। और आदमी वैसे ही 50% तो शोरूम्स में जाने का मतलब आप पहले से ही मोटिवेटेड हो किसी चीज को खरीदने के लिए। बिल्कुल।
तो सर मार्केट जैसे आज इंडिया में ऑनलाइन का बहुत प्रचार चल गया है, जिससे ये भी एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कई कंपनियां आ गई हैं एक से एक ऑनलाइन, और जो मार्केटिंग करे हुए बंदे गए हैं या जो कंपनियां भी हायर करती हैं वो इस तरह से मतलब फील्ड मार्केटिंग भी करवाती हैं। तो जो ऑनलाइन आजकल मार्केटिंग चल गई है, ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं, इससे हमारे जो हमारे एक बेसिक जो बाजार है, जो दुकानें हैं, जो मॉल्स हैं, उनको फर्क पड़ा है इस तरह की मार्केटिंग से? हाँ बिल्कुल बड़ा है, सभी जानते हैं। और जो ऑनलाइन आजकल के डेट में तो भाई जब से ये जीपे और पेटीएम ये सब आदमी यूज करने लग गया है, तो उसको लगता है कि हर वक्त जो है ऑनलाइन कुछ मंगाना है, चाहे खाने के भाई फूड डिलीवरी मंगानी है, चाहे डोमिनोज से मंगाना है, किसी से मंगाना है, तो वो ना चाहते हुए भी फटाफट, अगर उसके पास पैसे पड़े होते हैं, थोड़ा सा आलकस की देर है, ये आलकस वाला काम है। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन चीज आप खरीद रहे हो वो सस्ती सस्ती है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी वाइज जब आप सामने किसी दुकान से आप खरीदेंगे, उससे आपको जरूर बारकनी करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ वैरायटी आपको मिलेगी देखने को। यहाँ पर सिर्फ आप ऑनलाइन जो देखेंगे, आप पिक्चर्स के माध्यम से आप परचेज करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जिस हिसाब से आज की डेट में ग्रोथ कर रही है इंडिया में, लेकिन फिर भी जो आज की डेट में जो ट्रस्ट है वो आपको जो दुकानें हैं, चाहे वो शोरूम्स हैं या दुकानें हैं, आदमी उस पर ज्यादा बिलीव कर रहा है। क्योंकि आज दिन आपने देखा होगा ऑनलाइन में बहुत सारी ठगी हो रही है, मंगाओ कुछ आ कुछ रहा है, फिर आदमी जो है रिवर्स की तरफ जा रहा है। तो मेरा तो अपना मानना है एज ए भाई व्यापारी होने के नाते, और आदमी को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन को चूज करना चाहिए। क्योंकि जब कभी संकट आता है, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में संकट आता है या आपको कोई सोशल कॉज पे काम करने होते हैं, तो उस समय आप जो ऑनलाइन से आपको कुछ हेल्प नहीं मिलती है। आप उन्हीं के पास जाते हैं जो छोटे दुकानदार होते हैं, जहाँ से आपका रोज का वास्ता पड़ा होता है। गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं या कपड़े किसी भी चीज की ले लीजिए, उनके पास आप हेल्प लेने जाते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा, एक एग्जाम्पल था हमारे पास, ऑनलाइन किसी कंपनी ने कोई किसी की हेल्प करी, मुझे तो नहीं लगता पूरी इंडिया में इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ऑफलाइन जितने दुकानदार थे उन्होंने पूरी जो लोगों की समस्या को अपने कंधे पे लेकर के सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करा। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो आपस के लोग होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और अभी आपने जैसे कोरोना का जिक्र करा, इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कोरोना की एक बहुत खतरनाक वेव आई थी, बहुत से लोग उसमें अपनी जान भी गंवा दी। व्यापार में भी उस पर बहुत फर्क पड़ा क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लोग बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाए, व्यापारी परेशान हो गया। तो कोरोना के बाद की जो हमारे जो व्यापार है, इसमें कितना फर्क पड़ा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, कोरोना की बात तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा इसमें। मेरे ख्याल से सभी को मालूम है कि लोग बिल्कुल अब जो है कैशलेस पॉलिसी खत्म होती जा रही है। कोरोना के बाद एक नई चीज देखने को मिल रही है कि कैशलेस है नहीं, कैश फ्लो है ही नहीं मार्केट में, बहुत कम कैश पे काम हो रहा है। और दूसरा, सरकार की पॉलिसियां भी बहुत सारी ऐसी बदली हैं कोरोना के बाद। और मुझे लगता है कि जो मार्केट का स्तर ऊपर बढ़ना चाहिए। और अगर रियल बात करें, जो कड़वी सच्चाई है कि मार्केट गिरी है, उठी नहीं है। कोरोना के बाद आज तक संभली रही है मार्केट। अब हवाबाजी, आप कुछ भी आप दिखा दो या बड़े बड़े पोस्टर बैनर या टीवी एड पे माध्यम देख लो, मार्केट में दम नहीं है। आप 90% व्यापारी यही कहता है कि यार मार्केट बहुत स्लो चल रही है, मार्केट में दम नहीं है, व्यापारी परेशान है। ज्यादातर व्यापारी लायबिलिटी में है, ज्यादातर व्यापारी आप देखें लोन के ऊपर चल रहा है। और जरा सा आपने देखा होगा, इसका उदाहरण है, कोई बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम्स आप किसी भी शहर में देखिए, जितनी जल्दी खुल रहे हैं उससे उतनी जल्दी बंद हो रहे हैं। या बड़े बड़े आप होटल्स इंडस्ट्री में आप जाओ, लीज के जो होटल हैं, लीजर हैं, वो 3 महीने 6 महीने साल, मतलब साल 2 साल से ज्यादा लीजर चल नहीं रहा है। तो मार्केट में कहाँ है ग्रोथ? मार्केट में ग्रोथ तो है ही नहीं, सिर्फ एक झूठ जरूर चल रहा है जो बनाया हुआ माहौल है, या शासन प्रशासन सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए कोई, आप मुझे लगता है कि कोई पॉलिसी है ही नहीं कोई दुख संकट के लिए। अगर आप एक बात और देखिए, कोरोना काल में बड़ी मजे की बात है, किसी व्यापारी के ऊपर मान लो 5 लाख का सपोज लोन था, गवर्नमेंट ने क्या करा, ये बहुत दूरदृष्टि की बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी उन व्यापारियों को, सभी को, कि अगर आपके पास 5 लाख का लोन है तो हम आपको 5 का और या 3 का और लोन आपको दे सकते हैं, आपको 6 महीने तक आपको किस्त नहीं देनी है। आदमी लालच में आ गया, कोरोना काल का डर था उसको कि यार कितने टाइम बाद कोरोना खत्म होगा, नहीं होगा, चलो मैं पैसा ले लेता हूँ। और आपको पता है कि उसके बाद वो देने की जब बात आती है, उसने तुरंत ले लिया, क्योंकि बैंक वालों पे टारगेट आए, पैसा बांट रहे हैं,
मैनेजरों के पास उन्होंने तुरंत जो है व्यापारियों को जिसकी जितनी क्षमता थी उसका जितना लोन था उसके हिसाब से लगभग उसको लोन दे दिया गया। आप मुझे बताइए, जो व्यापारी की इनकम, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का लोन था, आपकी 10,000 रुपये सपोज करिए किस्त जाती है, आपका काम 6 महीने चला नहीं, आपने 5 लाख का और लोन ले लिया, अब आपको किस्त तो 6 महीने बाद जरूर देनी है, ये आपको दिमाग में ये डाल दिया कि आपको अभी नहीं देना है, जरूरी है, काम तो आपका पट हो गया। पहले आप 10,000 जैसे तैसे देते थे, अब आपने 10 की जगह 15-20 हजार की फिर किस्त बन गई, तो व्यापारी डूबता चला गया। बैंक ने, सरकार ने कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं दी कि अगर आपका काम नहीं चला, ये नहीं देखा उसने सरकार ने, लेकिन सरकार ने उस व्यापारी को डबल कर्जदार बना दिया। ये एक सोची समझी मुझे लगता है सरकार की पॉलिसी थी, जिससे बहुत सारे व्यापारियों को जो है धराशायी हो गए, क्योंकि वो किस्त दे नहीं पाए तो वो बैंक की नजर में डिफॉल्टर हो गए। क्या, मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी सिविल आज बैंक की बात करें, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सब गोलमाल है ऊपर से। जरा सी आपकी एक किस्त आपकी बाउंस हो जाती है, या आपके अगर कोई किसी रूप में आपने भाई गारंटर है, अगर आपकी उसकी किस्त नहीं दे पा रहा किसी भी कारणवश, तो आपकी सिविल जीरो हो जा रही है, और सारा खेल सरकार ने सिविल पे डाल दिया। अरे भाई, वो आपके कोरोना काल में जो आपकी स्थिति थी उस समय, उसमें दोषी आप भी थे, आपने उसको तो डबल लोड डाल दिया। तो सिविल का खेल जो सरकार खेल रही है, मुझे लग रहा है कि ये व्यापारी जो सुसाइड कर रहा है, व्यापारी जो शहर छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारियां सरकार के बुने हुए जाल तंत्र में व्यापारी फंस गया। और आज ही डेट में व्यापारी के पास कोई सरकार की तरफ से हेल्प नहीं है कि अगर आपने आए दिन देखो कि भाई वो कर्जे की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, आए दिन मिलता है जी, उस जंगल में मिला, वहां मिला, एक्सीडेंट के रूप में उसका जो है शव मिला। तो भाई इसका जिम्मेदारी व्यापारी का अगर साथ कोई घटना घटती है, सरासर इसमें सरकार जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। तो युवाओं में आज की मार्केटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी मार्केटिंग, जैसे हम बात कर रहे थे, मार्केटिंग के फील्ड में युवाओं का भविष्य है आगे, आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि लोग अक्सर ना, डरता है इंसान कि यार मैं कुछ बेचने जाऊंगा या मैं किसी से पॉलिसी देने जाऊंगा तो उसकी एक मेरे लिए धारणा अलग बन जाएगी, यार ये तो हर वक्त ये कुछ ना कुछ बेचने आ जाता है। मार्केटिंग के फील्ड में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, कि उनको आना चाहिए, क्या इसमें अच्छा भविष्य है? देखिए, आज की डेट में एक मार्केटिंग फील्ड ही ऐसा सारा बचा है जो रोजगार के रूप में है। और मैं यूथ को बताना चाहूँ इस चैनल के माध्यम से, जो लोग मार्केटिंग से कतराते हैं, इसका मतलब वो कामचोर हैं। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात बताऊं, वैसे तो मार्केटिंग आप अपने घर में भी कर रहे हैं, आप एक दूसरे को जब चला रहे होते हैं, घर में बात कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो भी एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग तो आप अपने रिश्तों में भी मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, आज की डेट में सबसे इजी है, अगर आपको सेल्स करना आ गया तो आप दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते। अगर आपको बेचना आ गया तो आप दुनिया में हर वो लड़ाई जीत सकते हो जिसकी आज आपको, आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो उस मार्केटिंग के कारण ही पूरे हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो सेल्समैन होता है या मार्केटिंग वाले कहें, वो ज्यादातर फेल क्यों होते हैं, इसका एक मुख्य कारण बताता हूं मैं आपको। आदमी जब कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है, वो सोचता है कि मेरी जो जरूरत है या मेरी जो कंपनी के द्वारा बनाई गई पॉलिसी है, वो उसको उस पर 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सामने वाले को क्या पसंद है इस बारे में वो कभी गौर नहीं करता। हमेशा मार्केटिंग में एक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को जो पसंद है वही बात आप अगर बताओगे, अगर उसका ट्रस्ट आपने जीत लिया, अगर आपने उसकी मन की बात कर ली, या वो क्या चाह रहा है, भाई उसकी भी तो डिमांड महसूस करे। या ये थोड़ी कि झोले में हमने बैग में जो सामान भरा और जो कंपनी ने बोला वही बेच दिया। सामने वाले का अगर आपने यहां छू दिया, अगर बात करते हुए 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मार्केटिंग वाले को, यूथ को खास करके ये चीजें लागू होती हैं। एक तो आपको सबसे पहले स्माइल फेस होना चाहिए, आपकी बात करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि ये सामने वाला जो आया है, वो जो बात कर रहा है वो मेरे फायदे की है, ना कि वो अपने फायदे की है। अगर ये उसको महसूस हो गया कि मेरे फायदे की बात करने आया है, तो आप जो चाहो उसको आप बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। युवाओं में ये डर जो है कि लगातार कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, मार्केटिंग को लेकर अक्सर होता है। सर, मार्केटिंग में एक चीज़ और आती है, MLM, हम अक्सर सुनते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है ना, ये किस हद तक मतलब युवाओं के लिए, कई कई हमने देखा है कि इसमें भी युवा फंस जाते हैं, कई लोग अपने कई पैसे बर्बाद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अगर इसमें शुरू में लग जाओ तो आपका अच्छा मुनाफा हो जाएगा,
आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, बाद में जो है उसका पैसा बर्बाद होता है। ये कहाँ तक सही है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एमएलएम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक आपने एक ऐसी फील्ड के बारे में जिक्र करा जिसकी आज की डेट में लगभग मेरे ख्याल से शायद ही कोई बचा हुआ है जो एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ा ना हो। ये भी एक इंडस्ट्री बन गई है। पहले इसको लोग बोलते थे जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ दिया, वो नेटवर्किंग कहलाती थी। और आज की डेट में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये कब इसके ऊपर दाग लगे? जब से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग होने लग गई, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, करेंसी आने लग गई, और जो सट्टेबाजी होने लग गई इसमें, या आप कहो कि इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें, इन्वेस्टमेंट प्लान जब से इसमें आने लग गए तब से लोगों का ट्रस्ट खत्म हुआ। जब तक ये प्रोडक्ट बेस पे डिपेंड थी ये इंडस्ट्री, तब तक लोगों का बहुत बड़ा ट्रस्ट था। जहां पर 2 के 4 बिना मेहनत करे आपको जो आज 10,000 लगाइए, कल आपको 25,000 मिलेंगे या 15 मिलेंगे 1 साल बाद, वहीं से वही लोचा शुरू हुआ। तो ये जाने अनजाने में बहुत लोग इसका शिकार हुए, बहुत करोड़ों रुपए लोगों के भाई जाने अनजाने में बर्बाद भी हुए। इसमें क्या होता है कि ये भी एक नेटवर्किंग कंपनियां भाई प्री प्लान काम करती हैं, एक जाल के रूप में लोगों को बनती हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट बेस होता है वो बेस्ट एमएलएम इंडस्ट्री कहलाती है। और जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में तो उसको डिफॉल्ट ही आप मानिए, आज नहीं कल निश्चित ही उसको डूबना है। तो सर, आपने मार्केट को लेके और मार्केटिंग को लेके और किस तरह से आज का व्यापार है उस के बारे में बात रखी। आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए आज के किस फील्ड में, मार्केटिंग को या व्यापार में देखें हम, किस चीज़ में ज़्यादा आप इसको मानते हैं कि उस फील्ड में आप युवाओं को आना चाहिए? देखिए, यूथ की सबसे बड़ी ग्रोथ इंडस्ट्री आज की डेट में अगर मार्केटिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ मैं, और यूथ इंटरेस्टेड भी हो रहा है इसमें, वो है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है आज की डेट में। हर चीज़ इवेंट से जुड़ गई है। पहले छोटा मोटा फंक्शंस कोई भी करता था तो उसमें नॉर्मली हर चीज़ को हायर करता था। आज की डेट में इवेंट मैनेजमेंट में जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक ही छत के नीचे उसको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो यूथ इंटरेस्ट भी ले रहा है इस फील्ड में, और कई सारे अब तो छोटे छोटे कॉलेजों में भी इस इवेंट मैनेजमेंट को लेकर के कोर्स होने लग गए हैं। और दूसरा आप देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो जितने बैंकिंग है आपने देखा होगा यूथ उसमें आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट बैंक की खास करके बात करें कि 60 से ऊपर या 50 से ऊपर ज़्यादातर स्टाफ नहीं मिलेगा, यूथ को ये प्रमोशन मिल रहा है। और लोग लेकिन कतराते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट सेल्स की मार्केटिंग करने के लिए। आप देखिए ना बैंकिंग सेक्टर में, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, वहां पर आपको यूथ का जो सेल्स का एक दायरा मिलेगा वो रिलेशन बेस का मिलेगा। वहां पर बिजनेस डेवलप करने के लिए वो भी तो बहुत टफ है, किसी का अकाउंट खुलवाना, किसी को बिजनेस डलवाना। भाई अगर कैश डलवाना, मान लो मेरा दूसरे किसी बैंक में है, वहां से कन्वर्ट करके चलाना, तो मार्केटिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन वो बैंक वाले ये नहीं कहते कि साफ साफ कि हमने ये मार्केटिंग ले रखा है। रिलेशन का खेल है। मैं यूथ को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो रिलेशन बनाने पर जोर दीजिए। अगर आपने रिलेशन को आपने जोड़ दिया, आपने अपनी आपकी जब आप किसी के पास जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट तरीके से होनी चाहिए, आपकी अकड़ नहीं होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो पर्सनैलिटी का पूरा अगर बात कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, उन चीज़ों को फोकस होना चाहिए कि जिस भी काम को करो उसको पहले शिद्दत से आपने समझना है उस काम को, तब उसको शिद्दत से करना है। बिना पूरी प्लानिंग के आप अगर मार्केट में उतरेंगे, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बेचने गया कहीं किसी कस्टमर के पास और मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, उसके बाद मैं पूरे टूल्स लेके नहीं गया। भाई टूल्स आज की डेट में अगर आप कंप्लीट टूल्स के साथ नहीं जाएंगे, आपका बढ़िया सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, बढ़िया सा कैरी बैग होना चाहिए, वो प्रोडक्ट कम बिकता है, आदमी की बात बिकती है। अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया किसी का तो आपने दुनिया में कुछ भी कर लिया। सारा खेल ट्रस्ट का है। उतार चढ़ाव जरूर आते हैं मार्केट में, पेशेंस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते, सिर्फ मार्केट में नहीं, वो कहीं भी। इसलिए जिंदगी में बहुत लंबा पेशेंस कई बार रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आज हम काम करें और 1 महीने बाद हमें जो है सफल हो जाए। इसके लिए आपको कई बार बहुत लंबा पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत बार ऐसे जीवन में उदाहरण आते हैं जो आपके ताले की जो गुच्छा होता है ना चाबियों का, कई बार अंतिम चाबी से ताला खुलता है, तो अंतिम तक आपको इंतजार करना है, आपने होपलेस नहीं होना है। अधिकांश यूथ जो है होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि मार्केट पेशेंस का खेल है। जिसने पेशेंस रख लिया वही मार्केटिंग लाइन में जीत गया।
अब उसको आप किसी भी एंगल से आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में बिना पैसे लगाए, यही एक ऐसा फील्ड है जहां बिना पैसे लगाए आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो साल के। आप कई बार आपने देखा होगा कि आप लगा क्या रहे हो और आप 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी है, आपका इंसेंटिव 1-1 लाख बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करा, इन्वेस्टमेंट तो किसी और का है, लेकिन आपको बेचना आ गया। आपकी कलाकारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए यार स्मार्ट। हम जैसे देखते हैं ना, बहुत बार हमें ऐसा मिलता है देखने को, कुछ लोग उनकी प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी होती है कि उन पर ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि यार क्या मार्केटिंग करी। ऐसे ही हमारे शहर में ही बहुत सारे ऐसे नाम थे जिन पर हम बड़े फिदा थे, यार अगर सेल्स करना आता है तो इसको आता है। तो ऐसे मतलब गुड सेल्समैन बनना चाहिए। सामान बेचना अलग चीज है, आपकी आपकी नेचर, आपका बिहेव, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 1000 सेल्समैन खड़े हैं ना, उसमें लगना चाहिए कि बेहतरीन सेल्समैन ये है। और मुझे लगता है कि सबसे प्यारा फील्ड है जिसमें स्कोप ही स्कोप है। और मैं तो 25 साल से जो है इसी फील्ड में हूँ, मुझे तो इससे अच्छा फील्ड कोई लगता नहीं। और इसमें जितना ग्राउंड पे आप रहेंगे, जितना फील्ड में आप रहेंगे, उतना ज्यादा आप पकेंगे, उतना ज्यादा आपको स्कोप मिलेगा। और स्मार्ट मार्केटिंग का समय चल रहा है इस समय, तो थोड़ी नॉलेज भी होना जरूरी है। डिजिटल जो है मार्केटिंग का जमाना है, तो अब सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। आपको एजुकेशन जो आपकी है उसमें डिजिटल का हिस्सेदारी आपकी बखूबी होनी चाहिए। अगर डिजिटल नॉलेज है आपको, तो आप कुछ भी यहाँ बैठ करके दिल्ली वालों को, बॉम्बे वालों को, अमेरिका वालों को, किसी को भी आप कुछ भी बेच सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात करी आज विशाल जी ने, और मार्केटिंग को लेकर आपने बहुत अच्छा बताया है कि यूथ को इस फील्ड में आना चाहिए और किस तरह से अपना करियर वो इसमें बना सकते हैं। तो विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे यूथ को दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं यूथ जो है वो इस जानकारी से कहीं ना कहीं लाभान्वित होगा और इस फील्ड में, खासकर मार्केटिंग की फील्ड में, अपना भविष्य ज़रूर देखेगा। तो हम फिर इसी वादे के साथ कि अगली बार ऐसे ही किसी ऐसे मुद्दे को आपके बीच में लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालेगा और उसको और बेहतर बनाएगा। इसी वादे के साथ एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और आपसे भी लेते हैं विदा और मिलेंगे बहुत जल्दी अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू। नमस्कार।